निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हम लोग अर्गला योग के बारे में समझ रहे थे, उसी के आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की समस्या है, इस कारण से मैं लगभग 4-5 दिन से परेशान हूँ। किस दिन क्लास हो रही है, किस दिन नहीं हो रही है। वही इंटरनेट कनेक्शन, बहुत पुअर कनेक्शन चल रही है। मैं कंपनी वाले को, जियो कंपनी को कंप्लेन भी दिया हूँ। वो कह रहे हैं कल आके तभी जाके कंटिन्यू क्लास हो पाएगी। चलते हैं, विषय प्रारंभ कर लेते हैं। और कक्षा में सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, तो हम लोग कक्षा प्रारंभ करेंगे। चलिए, जैसे अर्गला योग में हम लोग क्या देख रहे थे ना, अर्गला योग का जो है वो दार भाग्य शूलस्था अर्गला निध्यातु और ऋष्भ नीच कामस्था विरोधिनः, ये दो सूत्र और न्यूना विवलाश्च, ये 3 सूत्र ही हम लोग समझे हैं। इन तीनों सूत्रों के अनुसार 6-7 तीनों सूत्र के अनुसार हम लोगों को क्या अर्गला होता है और कैसे हम लोग अर्गला का शुभ अशुभ तो विचार करेंगे, वो तो प्रसंग भिन्न है। परंतु इन तीनों सूत्रों को पूर्व कक्षा में जो समझे हैं उसका कुछ प्रश्न आप व्हाट्सएप में भी किए थे लोग, उसमें पहले वो चर्चा कर लेते हैं। क्या कहते हैं ना, दार कहने से 4 और भाग्य कहने से 2 और दार भाग्य शूल, शूल मतलब कितना है ना, 11 है। स्क्रीन सबको दिख रही है ना। 4, 2, 11 स्थान में यदि ग्रह स्थित है तभी अर्गला योग बन जाता है। 4 में 2 ग्रह हो सकते हैं, व 3 ग्रह हो सकते हैं, व 5 ग्रह भी हो सकते हैं। जहां अर्गला योग बन रहे हैं वो चतुर्थ, द्वितीय, एकादश स्थान में अर्गला योग बन रहे हैं, उसमें कोई भी ग्रह बैठ सकता है। तो लग्न से लेके चतुर्थ, द्वितीय, एकादश स्थान को हम लोगों को देखना है। लेकिन उसका एक बाधक योग कहते हैं व विरोधी योग कहते हैं ना, रीफ ऋष्भ नीच कामस्था विरोधिनः। जैसे चतुर्थ स्थान में यदि कोई ग्रह बैठा है, अर्गला योग को सृष्टि कर रहा है उस ग्रह बैठने से, तो उसका बाधक स्थान क्या हो जाता है ना, 10वां स्थान। ऋषभ स्थान को हम लोग क्या कहते हैं ना, उसका बाधक स्थान कहते हैं। ऋषभ नीच कामस्था विरोधिनः, उसमें ऋषभ स्थान जो है वो कौन सा स्थान है ना, 10वां स्थान है। कटपय वर्ग के अनुसार पूर्व कक्षा में भी हम लोग पढ़े हैं। कटपय वर्ग के अनुसार हम लोगों को क्या करना है, उसका निर्धारण करना है। ऋषभ मतलब कितना संख्या है, और संयुक्त अक्षर होने के कारण र का हम लोगों को अंक ग्रहण करना है, फ का अंक ग्रहण करना है। र फ जितना अंक प्राप्त होगा उसको 12 में भाग देके ही जो भाग शेष बचेगा उसी के अनुसार वो वर्ण का, वो अक्षर का अंक होता है। जैसे ऋषभ कहने से 10 हम लोगों को पूर्व कक्षा में भी हम लोग समझे हैं, 10 प्राप्त होता है। नीच कहने से 12, 12। उसी प्रकार काम कहने से तृतीय भाव। तो चतुर्थ भाव का बाधक स्थान 10वां और द्वितीय भाव का बाधक स्थान 12 और एकादश स्थान का बाधक जो है वो तृतीय है। तो जब यहाँ 10वां, जैसे चतुर्थ किसी के जन्म कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में ग्रह बैठे हैं, 2 ग्रह बैठे हैं, तो वहां 2 ग्रह बैठने के कारण अर्गला योग बन रहा है। परंतु यदि 10वें भाव में, चतुर्थ का सप्तम स्थान 10वां भाव होता है, 10वें भाव में उसी जन्म कुंडली में 3 ग्रह बैठ जाए, तभी वो जो चतुर्थस्थ ग्रहों के द्वारा अर्गला योग बन रहा है उसका भंग हो जाता है। समझ गए बात को? आवाज आ रही है मेरा? हरिओम।
उसके बाद कहते हैं द्वितीय स्थानस्थ जो योग है उसका बाधक स्थान जो है वो द्वादश है। द्वितीय में एक भी ग्रह बैठ सकता है, दो भी बैठ सकता है, जितने ग्रह बैठ रहे हैं उससे अधिक यदि बाधक स्थान में हो जाए, उससे कम हो तो वहां अर्गला योग का बाधक नहीं होते हैं, माने अर्गला योग भंग नहीं होता है। जहां बाधक स्थान है उसमें योग सृष्टि के स्थान से अधिक ग्रह बैठने के कारण जो नन्यूना, न न्यूना, न्यून मतलब अल्प, कम, बाधक स्थान में यदि कम ग्रह बैठे और अर्गला योग जहां सृष्टि हो रहा है वहां यदि अधिक ग्रह बैठे तभी वो बाधक बाधक नहीं बन सकते हैं, वहां अर्गला योग बनता है। यदि बाधक स्थान में अधिक ग्रह हो, जैसे द्वादश स्थान में 3 ग्रह बैठे हो और द्वितीय भाव में 1 ग्रह बैठे हो, तभी वहां अर्गला योग का भंग होगा। उसी प्रकार एकादश जो शूल स्थान है, शूल स्थान का जो बाधक स्थान है वो काम स्थान है। शूल मतलब 11 और काम मतलब 3। समझ गए बात को? इसीलिए श्लोक एक दे रहे हैं, अग्रहात सग्रहो ज्यायान। इसमें अग्रह मतलब जहां ग्रह नहीं स्थित हो, ज्यायान मतलब बली के अर्थ में प्रयोग, बलवती होती है। माने जहां अग्रह राशि, जहां ग्रह नहीं है, अग्रह राशि से सग्रह, सग्रह मतलब ग्रह युक्त हो, वह राशि क्या होता है? बलवती होती है। समझ रहे हैं बात को? यदि तृतीय में ग्रह युक्त है, एकादश में ग्रह नहीं है, तभी वहां अर्गला योग तो बन रही नहीं रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। यदि 11वें घर में ग्रह बैठे हो, अर्गला योग बन रहा है, तृतीय में ग्रह बिल्कुल नहीं है, तभी वहां अर्गला योग बनेगा। और अर्गला एक शुभ योग है, वहां अर्गला का भंग नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं अग्रहात सग्रहो ज्यायान। ठीक है, अर्गला, अग्रहात सग्रहो ज्यायान। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं, आप इसको नोट्स भी कर रहे हैं, कर दीजिए। जो अग्रह राशि है उससे सग्रह राशि, सग्रह मतलब ग्रह युक्त राशि, अग्रह मतलब ग्रहहीन राशि, ग्रहयुक्त राशि बलवती होती है। सग्रह में भी जिसमें अधिक ग्रह संख्या हो वह बलवती होती है। जो दोनों में ग्रह बैठे हो, 11-3, 11-3 दोनों स्थान में ग्रह बैठे हो, तो जिसमें अधिक ग्रह होंगे वो क्या हो जाएगा? बलवती हो जाएगा। वो स्थान वो राशि क्या हो जाएगी? बलवती हो जाएगी। सग्रहेशु अधिक ग्रह ज्यायान, ज्यायान का अर्थ क्या है? बलवती। उसके बाद कहते हैं साम्य, यदि दोनों तरफ समान हो जाए, मतलब 11वें स्थान में भी 2 ग्रह बैठे हैं और तृतीय भाव में भी 2 ग्रह बैठे हैं, दोनों तरफ 2-2 ग्रह बैठे हैं, तो क्या करें? ना साम्य हो गया है, तो चर स्थिर द्वंद्वा क्रमात् स्युर्बलशालिना। वहां देखना है चर स्थिर दिशोभाव को देखना है। जैसे सिंह लग्न है, लग्न सिंह है, लग्न से एकादश स्थान में कौन सा राशि रहेगी? वो चर राशि व स्थिर राशि व दिशोभाव राशि। यदि लग्न सिंह होगा, एकादश भाव में कौन सा राशि रहेगा? चर स्थिर दिशोभाव आप सब जानते हैं ना, 1 2 1 4 7 10 चर राशि है। मतलब मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर राशि है। 2 5 8 11 स्थिर राशि है। मिथुन, मिथुन होगा ना? हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए।
मैं क्या अभी सभी को माइक ऑफ करना इधर उधर नहीं कर सकता हूँ, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं ना, चर से स्थिर राशि अधिक बलवती है, स्थिर से दिश्वभाव द्वंद्व मतलब दुष्भाव अधिक बलवती है। चर स्थिर द्वंद्वा क्रमात् स्युर बलशालिनः, क्रम से ये धीरे धीरे बलवृद्धि होती है। यदि सिंह लग्न है तृतीय भाव में, सिंह कन्या तुला, तुला रहेगी तृतीय भाव में चर राशि, और एकादश भाव में क्या रहेगी ना, सिंह कर्क और मिथुन। मिथुन कौन सा राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि चर राशि से अधिक बलवती रहती है। माने 11वें स्थान में द्विस्वभाव राशि है एवं तृतीय भाव में चर राशि है, दोनों तरफ दो दो ग्रह बैठे हैं, 11वें में भी दो ग्रह और तृतीय भाव में भी दो ग्रह, मतलब अर्गला योग भी बन रहा है, उसका बाधक भी हो रहा है, लेकिन बाधक स्थित ग्रह चर राशि में है और अर्गला योग जहां बन रहा है वो द्विस्वभाव राशि में है। तो उससे क्या होगा, हम लोग क्या समझेंगे, बाधक बनेगी माना वो अर्गला योग का खंडन होगा या नहीं होगा ना, अर्गला योग का खंडन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ तो दो दो ग्रह बैठ गए, लेकिन ये जो तृतीय भाव है वो चर राशि है एवं एकादश स्थान जो है वो द्विस्वभाव राशि है। चर राशि से अधिक बलवती होती है स्थिर द्विस्वभाव राशि, इस कारण से वहां अर्गला योग बनेगा और अर्गला नामक शुभ योग का फल प्राप्ति होगी। अर्गला योग से ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अर्गला योग वृद्धि कारक योग है, इसको शुभ अर्गला भी कहा जाता है। यस्य पापाः शुभो वापि ग्रहस्तिष्ठेत शुभार्गले तेन दृष्टिर्क्षितम लग्नम प्राबल्योपकल्पयेत। यदि शुभ ग्रह पाप ग्रह कृत भी शुभ हो जाते हैं, पाप अर्गला होती तो शुभ अर्गले शुभ पापो वा ग्रह तिष्ठेत, ऐसा पद भी मिलता है। मतलब पाप ग्रह कृत शुभ अर्गला से भी शुभ ग्रह कृत शुभ अर्गला विशेष शुभ होता है, लेकिन यदि एकादश स्थान में दो पाप ग्रह शनि मंगल बैठे हैं और तृतीय भाव में बृहस्पति शुक्र बैठे हैं, लेकिन तृतीय भाव सिंह लग्न बना, तृतीय भाव चर राशि हुआ और एकादश भाव द्विस्वभाव राशि है, शनि मंगल वहां बलवती हो गए क्योंकि वो दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। चर राशि से अधिक द्विस्वभाव राशि क्या होती है, बलवती होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे ना, वो पापक ग्रह भी शुभ फलप्रद रहेंगे। यदि उसको उल्टा दे, शनि शुक्र गुरु बैठे हैं एकादश स्थान में और शनि मंगल बैठे हैं तृतीय भाव में, कुंडली बनाना है तो आप बना दीजिए, सिंह लग्न का कुंडली बना के ऐसे बैठा दीजिए, उसमें भी बृहस्पति शुक्र एकादश स्थान में मिथुन राशि में द्विस्वभाव राशि में रहने के कारण वहां अर्गला योग शुभ ग्रह अर्गला योग विशेष फलप्रद रहता है। शुभ अर्गले धन समृद्धि, ये आगे जाके हम लोग फलादेश में पढ़ेंगे, धन और समृद्धि होती है। प्रतिबंधक बाधक हो जाए तो उसका खंडन हो जाता है, धन समृद्धि नहीं होता है, परंतु यदि बाधक नहीं हो रहा हो तो बड़ा लाभ है। सार्गले चैत्रापि बहु अर्गला समागमे शुभ ग्रहार्गले तत्र तत्रापि उच्च ग्रहार्गले, यदि ग्रह उच्चस्थ हो जाए, स्वगृहस्थ हो जाए जहां अर्गला योग बन रहे हैं, तो निश्चित ऐश्वर्य धन संपत्ति समृद्धि सभी बिंदु वृद्धि हो जाता है वहां। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद और एक सूत्र नोट्स कर लीजिए आप लोग।
कहते हैं प्रागवत त्रिकोणे, एक सूत्र है, और विपरीतम केतु हो, ये 10 नंबर और 9 नंबर सूत्र है। जैमिनी सूत्र ग्रंथ का 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर दोनों सूत्र है। प्रागवत त्रिकोण, त्रिकोण कहने से पंचम नवम हम लोग सब जानते हैं। प्रागवत कहने से पूर्व में कहा गया विषय के जैसा, पूर्व में जैसे हम लोग चर्चा किए हैं उसी तरह, मतलब चतुर्थ स्थान में अर्गला योग बन रहा है, उसका बाधक हो रहा है दशम। द्वितीय भाव में अर्गला योग बन रहे हैं, द्वितीय भाव का बाधक हो रहा है द्वादश। 11वें स्थान में अर्गला योग बन रहा है, उसका बाधक स्थान होता है तृतीय। उसी तरह त्रिकोण कहने से पंचम स्थान में यदि अर्गला योग बन रहा है, उसका बाधक क्या होगा ना, नवम। कोई भी ग्रह बैठे, यहाँ बाधक स्थान में हम लोग राहु केतु को भी ग्रहण कर सकते हैं, और अर्गला योग में राहु केतु को भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम आगे कहते हैं। विपरीतम केतु हो, विपरीत अर्गला, जैसे शुभ अर्गला हम लोग विचार कर रहे हैं, उसी प्रकार विपरीत अर्गला का चर्चा भी किया गया है। केतु हो, केतु हो शब्द का प्रयोग करके यहाँ क्या हम लोग समझ रहे हैं ना, केतु कहने से राहु केतु दोनों को ग्रहण करेंगे, लेकिन उल्टा चलाना है हम लोगों को। क्या चलाना है ना, उल्टा कर देना है। मतलब केतु के लिए, राहु के लिए जो अर्गला योग स्थान जो होता है वो क्या है ना, दशम द्वादश तृतीय नवम। राहु केतु दशम कुंडली में दशम स्थान में बैठ जाए तो अर्गला योग बन जाता है, द्वादश स्थान में बैठ जाए और तभी अर्गला योग बन जाते हैं। तृतीय नवम, तृतीय स्थान में, नवम स्थान में राहु केतु बैठने से अर्गला योग बन पंचम नवम स्थान में पूर्ववत अर्गला का विचार करना है। उसमें प्रतिबंधक क्या हो गया ना, पंचम का नवम हो गया। फिर से कह रहे हैं विपरीतम केतु हो, विपरीतम मतलब उल्टा, केतु हो मतलब केतु का, केतु का यहाँ ग्रहण करने से राहु केतु दोनों का ग्रहण करेंगे, क्योंकि राहु केतु दोनों विलोम गति के, विपरीत गति के होते हैं, वक्री गति के ग्रह है, छाया ग्रह है, सदैव वक्री चलते हैं। इस कारण से जो सूर्यादि सप्तक ग्रहों का विचार करेंगे उसका उल्टा विचार करेंगे केतु का, राहु का। मतलब दशम में अर्गला योग बनेगा राहु स्थित होने से, केतु स्थित होने से, और उसका बाधक क्या होगा, चतुर्थ। द्वादश में अर्गला योग बनेगा, उसका बाधक होगा द्वितीय। तृतीय में राहु केतु बैठने से अर्गला योग बनेगी और उसका बाधक स्थान होगा एकादश। नवम में अर्गला योग का बाधक स्थान क्या होगा ना, पंचम। ये है नियम, समझ रहे हैं। प्रतिबंधक को भी उल्टा देना है, अगला योग जहां है उससे अपोजिट हम लोगों को देखना है। क्लियर, याद रह जाएगा। केतु 10 12 3 9 में अर्गला स्थान है और उसका प्रतिबंधक जो है वो 4 2 11 5 प्रतिबंधक स्थान है। उसके बाद और एक सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, नोट्स बनाइए ना, कामस्था तो भूयशा पापानाम। आज थोड़ा सा इंटरनेट के कारण में लैपटॉप में, डेस्कटॉप में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो वहां बोर्ड में समझा देता तो अच्छा होता। इंटरनेट बार बार कट जा रहा था, इसीलिए। चलिए, क्या कह रहे हैं, कामस्था भूयशा पापानाम, ये 6 नंबर सूत्र है, इसको पीछे देना चाहिए, बाद में दे रहे हैं। भूयशा मतलब बाहुल्य न, बाहुल्य मतलब अधिक,
पापानाम मतलब पापग्रहाणम, पापग्रहों से, मतलब 3 से अधिक पापग्रह यदि काम स्थान में, काम कहने से कौन सा स्थान ना, हम लोग पूर्व कक्षा में भी विचार किए हैं कटपय वर्ग के अनुसार, काम कहने से तृतीय भाव, क्या है तृतीय भाव। तृतीय भाव में यदि अधिक से अधिक ग्रह बैठे हो, कितना अधिक ना 3 से अधिक, भूय शब्द का प्रयोग किए हैं, भूय त्रिषु बहुतरे पुनरर्थे चेति, ये सूत्र है। भूय शब्द मतलब अधिक शब्द का प्रयोग किए हैं, तो एक या दो नहीं, एक दो से अधिक मतलब 3 से अधिक ग्रह यदि बैठे हो तृतीय भाव में, वहां निसंकोच क्या हो जाते हैं ना, अर्गला योग बन जाता है। हाँ, क्या आप कह रहे हैं ना तृतीय भाव में तो अर्गला योग बाधक बन रहा था, एकादश का तृतीय स्थान बाधक बन रहा था ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। यदि पाप ग्रह स्थित हो तृतीय भाव में, तृतीय भाव को अष्टमात अष्टमम मृत्यु, मृत्यु स्थान में पाप ग्रह, मृत्यु का मृत्यु स्थान मतलब जन्म कुंडली में तृतीय भाव में यदि अधिक से अधिक पाप ग्रह बैठ जाए, तभी पाप ग्रह कौन कौन है ना, क्षीणेन्द्वर्क महिषुतार्क तनया पापा, बुधस्तैर्षयुता पाप, राहु केतु चेति पापग्रह, एते पापग्रह भवन्ति खलु। क्षीण चंद्रमा, मंगल, महिषुता मतलब मंगल, अर्क मतलब सूर्य, और अर्क तनय, अर्क पुत्र, सूर्य पुत्र शनि, बुध पापग्रहों के साथ यदि जुड़ा है तभी वो भी पापी हो जाता है। राहु केतु ऐसे भी पाप है, पापी ग्रह है। और क्षीण चंद्रमा कब से कब तक होता है हम लोगों को पता है, शारद सप्तमी, कृष्ण पक्ष के शारद सप्तमी से लेके शुक्ल पक्ष के शारद सप्तमी तक जो चंद्रमा का समय है वो क्षीण चंद्रमा व पाप चंद्रमा, हम लोग उसको चंद्रमा को कहते हैं। तो कह रहे हैं क्षीण चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शनि, बुध, पाप ग्रहों के साथ मिला हुआ बुध एवं राहु केतु यदि तृतीय भाव में 3 से अधिक पाप ग्रह बैठ जाए, इन सभी में से यदि पाप ग्रह अधिक बैठे हो तभी वहां क्या हो जाता है ना, अर्गला योग बन जाता है। समझ रहे हैं? तभी उसका बाधक स्थान नहीं है तृतीय भाव का, इसको आप शुद्ध अर्गला भी कह सकते हैं। तो इस अर्गला से धन ऐश्वर्य मतलब तृतीय भावस्थ जन्म कुंडली में इस योग से क्या कह रहे हैं, एक तो मृत्यु का मृत्यु स्थान है तृतीय भाव, और तृतीय भाव में यदि शुभ ग्रह बैठ रहे हैं तो वहां सृष्टि कर रहे हैं विपरीत राजयोग जैसा फल, उसको विचार कर रहे हैं। इसको भी आप एक प्रकार के विपरीत राजयोग कह सकते हैं, वहां विपरीत अर्गला योग कह सकते हैं, पाप अर्गला योग, एकार्थ बोध का शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको सभाषा अर्गला, विपरीत अर्गला व पाप अर्गला कहा जाता है। ये अर्गला और ये बाधक स्थान, समझ में क्लियर हो गया? न, इसका कोई बाधक नहीं है। एक तो मिश्र अर्गला हो गया, और ये स्थान क्या हो जाएगा न, शुद्ध अर्गला व शुद्धार्गला भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, अर्गला योग का फल कथन में इतना सारा विषय है। कितने श्लोक सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, एक तो दार भाग्य शूलस्थार्गला निध्यातु रिष्फ नीच कामस्था विरोधी नन्यो न विवलाश्च। उसके बाद श्लोक क्या पढ़े ना, अग्रहात सग्रहो ज्यायान सग्रहेशु अधिक ग्रह साम्ये चर स्थिर द्वंद्वा क्रमात् स्युर्बलशालिनः।
उसके बाद कहे प्रागवत त्रिकोणे विपरीतम केतो हो कामस्थातु भूयशा पापानाम। इसी सूत्र के साथ अर्गला योग समाप्ति होती है। इसमें जब हम लोग प्रमुख जन्म कुंडली का फलादेश के लिए ये सारे विचार करते हैं, जैमिनी सूत्र में कुछ नियम पराशर मुनि की जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र उससे संग्रह किया गया है, लेकिन उसमें श्लोक के आकार में प्रतिपादन है, इसमें सूत्र के आकार में प्रतिपादन किया गया है, इसलिए उसका ग्रंथ का नाम जैमिनी सूत्रम है। जैमिनी मुनेः प्रणीतम सूत्रम जैमिनी सूत्रम इति उच्यते। तो इसमें जब इसमें जब दृष्टि का विचार हम लोग पढ़ते हैं तो क्या दृष्टि है ना, राशि दृष्टि है। राशि दृष्टि क्या है ना, अभी तक हम लोग जब विषय प्रसंग समझ रहे थे उसमें क्या था ना, एक पाद द्विपाद त्रिपाद चतुष्पाद दृष्टि व पूर्ण दृष्टि, दशम तृतीय नवपंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैव प्रयच्छन्ति, उस श्लोक को हम लोग स्मरण करके समझ रहे थे। दशम तृतीय दशम स्थान को एवं तृतीय स्थान को एक पाद दृष्टि एवं दशम तृतीय नवपंचमे नवम पंचम स्थान को द्विपाद दृष्टि, दशम तृतीय नवपंचमे चतुर्थाष्टमे चतुर्थ अष्टम स्थान को त्रिपाद दृष्टि एवं सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि व चतुष्पाद दृष्टि करके हम लोग विचार किए हैं। सभी ग्रहों का एक नियम एवं इसमें विशेष क्या किसका किसका है ना, शनि का जो दशम तृतीय स्थान में शनि विशेष दृष्टि दशम तृतीय स्थान में, ये साधारण विषय है सभी को पता है, उसके बाद भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि आगे की प्रसंग हम लोगों को चर राशि का दृष्टि विचार समझना है। गुरु का विशेष दृष्टि इसमें किसमें ना, नवम पंचमे एवं मंगल का विशेष दृष्टि क्या है, चतुर्थ अष्टम में, और बाकी सभी ग्रहों का विशेष तो सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि होता है। एक पाद दृष्टि मतलब 25%, दो पाद दृष्टि मतलब 50% और त्रिपाद दृष्टि मतलब 75% और पूर्ण दृष्टि मतलब 100% दृष्टि का विचार हम लोग करते हैं। लेकिन उसी में एक दृष्टि विचार है क्या ना, अभिपश्यन्ति रुक्षाणि पार्श्वे च तन्निष्ठाश्च तद्वत्, ये तीनों सूत्रों के द्वारा है। जैमिनी सूत्र में इसको राशि दृष्टि विचार में हम लोग बनाते हैं क्या ना, राशि का दृष्टि विचार। जब हम लोग जैमिनी सूत्र ग्रंथ के दृष्टि विचार दशा विचार एवं आयु विचार को पढ़ेंगे, उसके साथ एक का कुछ संबंध है, आंतरिक संबंध है, इसीलिए हम लोग सामान्य दृष्टि विचार प्रथम प्रसंगों को ही समझ लेते हैं। राशि दृष्टि विचार को क्या कहते हैं ना, अभिपश्यन्ति रुक्षाणि, रुक्षाणि मतलब राशयः, रुक्षाणि मतलब क्या है ना, राशयः। अभी मतलब सम्मुख, स्वसम्मुख राशि को देखते हैं। और पार्श्वभेच फिर से कहते हैं, अभी पश्यन्ति, अभी मतलब सम्मुख, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। कौन देखते
हैं, ना राशि देखते हैं, राशि में स्थित ग्रह ही देखते हैं, वह राशि ही देख रहा है, यहाँ विचार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कहते हैं पार्श्व भेचा, पार्श्व दृष्टि भी है। पार्श्व दृष्टि कहने से दक्षिण एवं वाम पार्श्व की दृष्टि। तो कितना दृष्टि प्रत्येक राशि का हो गया ना, एक सम्मुख दृष्टि और एक दक्षिण दृष्टि, दो वाम दृष्टि। जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा दृष्टि क्या होता है ना, दक्षिण वाम की तरफ जाता है और सम्मुख दृष्टि, तीन दृष्टि हमारा सभी का होता है। उसी तरह राशियों का भी विचार ये कर रहे हैं दो ही सूत्र में। उसके बाद कहते हैं तन निष्ठाश्च तद्वत, उस स्थान में जो ग्रह बैठेगा उसी का ही दृष्टि है। तभी हम लोग क्या करेंगे, कैसा विचार करेंगे ना, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि के अनुसार हम लोगों को विचार करना है। तो क्या है ना, वही बृहत्पाराशर होरा शास्त्र को संग्रह किया गया है। स्वस्थानात् चर राशि नाम अष्टमः सम्मुख स्थिति पंचमेको दशो पार्श्व स्थितो ज्ञेयो विपश्चिता। ये श्लोक वहां से संग्रह किए। मतलब जो चर राशि में ग्रह बैठे हैं वह चर राशि का जब दृष्टि आप विचार कर रहे हैं, उसका एक सम्मुख दृष्टि और दूसरा क्या है, वाम दक्षिण दृष्टि का विचार जब करेंगे उसमें आपको स्थिर राशि को ग्रहण करना है। तो एक नियम केवल लिख देना है, यदि कोई चर राशि का दृष्टि अपने से द्वितीय स्थिर राशि को छोड़कर और बाकी स्थिर राशियों को देखता है, चर राशिस्थ एक वृत्त मिलेगा यहाँ, वृत्त कहाँ मिलेगा, चलिए नहीं है, चलिए देख लीजिए, एक वृत्त बना दीजिए। एक वृत्त बना के जहां चर राशि, जैसे चर राशि में मेष राशि चर राशि है, तो मेष राशि का पार्श्व जो स्थिर राशि है वो क्या है ना, वृष राशि है। तो मेष राशि स्थ कोई भी ग्रह अपने पार्श्ववर्ती पार्श्व स्थान में बैठ स्थित, माइक को ऑफ कर लीजिए। ऐसे एक बना दीजिए अपना नोटबुक में, मैं जैसे बना रहा हूं उसी तरह बनाइए। ये नहीं होगा शायद, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, लाइन खींच दे रहा हूं, बाद में कल आपको व्हाइट बोर्ड में दिखा दूंगा। इस तरह बनाइए, ठीक है, क्रॉस हो गया। उसके बाद इससे इसको कनेक्ट कीजिए एवं इसे कनेक्ट कर लीजिए, ये राशि चलिए बन गया, कुछ तो 50% बन गया। इस तरह नोटबुक में बनाते जाइए। बन गया, मैं जैसे जैसे जोड़ रहा हूं वैसे वैसे जोड़ते चलिए, वो हो जाएगा आपका भी।
बन गया पूरा, लगभग बन गया है। ये टेस्ट लेके उसमें लिख देता हूं। ये सोच लीजिए, ये क्या हो गया ना, मेष राशि हो गया। ठीक है, तो मेष राशि में कहाँ कहाँ गया है, यहाँ मेष होगा तो ये हो जाएगा क्या ना, वृष राशि होगा ना। वृष राशि क्या होता है, स्थिर राशि है। तो पार्श्ववर्ती स्थिर, पार्श्व स्थिर राशि को छोड़ के ये लाइन जहां चला गया है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, समझ रहे हैं। यहाँ सिंह राशि में लाइन, मेष राशि का जो रेखा है वो कहाँ चला गया है ना, सिंह राशि में गया है। तो यदि मेष राशिस्थ कोई ग्रह बैठा है तो उसका दृष्टि सिंह राशि में होगा। और कहाँ होगा ना, रेखा जहां जहां चला गया है, सिंह के बाद वृश्चिक में होगा, वृश्चिक में के बाद किस में होगा ना, कुंभ में होगा, कुंभ यहां रहेगी। ठीक है, आपको 12 राशि को इस प्रकार नोटबुक में लिख लेने से समझ में आ जाएगा। कुंभ, रेखा जहां जहां गया हुआ है उसी को आप देखिए, समझ में आ जाएगा। ये वृश्चिक राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, मेषस्थ ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि देगा राशि दृष्टि में ना, सिंह राशि के ऊपर दृष्टि देगा, जो हम लोग किसका दृष्टि कहेंगे ना, दक्षिण दृष्टि कहेंगे। और सम्मुख दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर होगा, और वाम दृष्टि किस राशि के ऊपर होगा ना, कुंभ राशि के ऊपर। ये हो गया। इसी प्रकार स्थिर राशि आपने से 12वें चर राशि को छोड़कर स्थिर राशि वृष राशि को समझ लीजिए। यदि वृष राशि में कोई ग्रह बैठा है, वो उसके व्यभाव 12वें घर में मेष राशि को छोड़कर, मेष राशि जो चर राशि है वो छोड़कर, और बाकी तीनों चर राशि को देखते हैं। जे वृष, वृष का दृष्टि कहां कहां रेखा गया है, समझ रहे हैं, कर्क में चला गया है, ये कर्क होगा ना। और कहा ना, तुला में, यहां क्या होगी ना, तुला राशि होगी। और कहा होगी, कर्क, तुला एवं मकर। समझ रहे हैं, यदि कोई ग्रह स्थिर राशि में बैठा है तभी उसके निकटवर्ती जो 12वीं चर राशि को वो छोड़ के और बाकी चर राशि को वो देखता है, उसको हम लोग दृष्टि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अभिपश्यंती, अभि मतलब सम्मुख, अभिपश्यंती रुक्षाणी, रुक्षाणी मतलब राशयः, और पार्श्व भेच मतलब पार्श्व दृष्टि भी होता है, दक्षिण वाम दृष्टि हो जाता है। जैसे वृष राशि में जो ग्रह बैठा है उसका दक्षिण दृष्टि कर्क राशि के ऊपर होगा, उसका सम्मुख दृष्टि तुला राशि के ऊपर होगा, एवं उसका वाम दृष्टि जो है वो मकर राशि के ऊपर होगा। उसके बाद तीसरा नियम, यदि कोई ग्रह दिशोहाव राशिस्थ है, दिशोहाव मतलब क्या है ना, मिथुन राशि तो दिशोहाव राशि है, कोई ग्रह मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशिस्थ ग्रह क्या करेंगे ना, बाकी अपने को छोड़कर खुद को तो खुद जहां बैठा है उसमें तो कोई नहीं देख सकता है, और बाकी सब दिशोहाव राशि को देख सकते हैं। जैसे मिथुन राशिस्थ जो रेखा चला गया है वो कहाँ चला गया है ना, कन्या राशि में। मिथुन राशिस्थ ग्रह कन्या राशि को देखेगा, और कहा दृष्टि होगी, राशि दृष्टि ना धनु राशि में होगी, और कहा होगी ना, मीन राशि में होगी। कहाँ होगी, मीन राशि में। इसी प्रकार बाकी राशियों को भी हम लोगों को
क्या करना है ना, समझ लेना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये तन्निष्ठाश्च तद्वत्, तत्निष्ठ, तत्निष्ठ मतलब चर अथवा दिशभाव अथवा स्थिर, इन तीनों राशि में जो ग्रह बैठे हैं, निष्ठ है, निष्ठ है मतलब बैठे हैं, ग्रह आश्रित किए हैं, तद्वत उसी प्रकार राशि का भी जैसे दृष्टि आप सम्मुख दक्षिण वाम विचार कर रहे हैं, उसी प्रकार ग्रह का भी करना है। मतलब कोई ग्रह चर राशि में बैठा है तो वो अपने पार्श्व निकटवर्ती स्थिर राशि को छोड़ के और बाकी सब स्थिर राशि को देखेगा। यदि कोई स्थिर राशि में बैठा है, उसके व्यवहार में जो चर राशि है उसको छोड़कर और बाकी सब स्थिर राशि को देखेगा। द्विस्वभाव में यदि ग्रह बैठा है, वो खुद को छोड़कर और बाकी सभी दिशोभाव राशि ग्रहों को व राशियों को व भावों को देख सकता है। ये है जैमिनी सूत्र की दृष्टि चक्र एवं दृष्टि विचार है, 3 सूत्रों की से आधारित है। अभिपश्यन्ति रुक्षाणि पार्श्वभेश्च तन्निष्ठाश्च तद्वत्। इसमें किसी को कोई संदेह हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्गला योग में अथवा इसमें। राशि की भी दृष्टि यहाँ राशि की भी दृष्टि मानी जाएगी, राशि की दशा का भी विचार किया जाता है। जैसे हम लोग आज तक ग्रहों का ही विचार कर रहे हैं, वैसे ही राशियों का प्राधान्य है जैमिनी सूत्र ग्रंथ में, राशि का ही कथन हम लोग को करना है। राम कुमार शर्मा जी बहुत दिन के बाद आज अभी जुड़े हैं। हाँ, वो ये इसीलिए तो तन्निष्ठाश्च तद्वत सूत्र कह रहे हैं। तत्निष्ठ, तत्निष्ठ मतलब उसमें स्थित ग्रह। एक तो राशियों का भी दृष्टि हम लोग पहले विचार कर दिए, उसके बाद कहते हैं तत्निष्ठश्च तद्वत, तद्वत मतलब उसी के जैसा। किसके जैसा? ना राशि के दृष्टि विचार के जैसा। पहले हम लोग राशि का दृष्टि विचार किए, उसके बाद ग्रहों का भी दृष्टि विचार उसी प्रकार करना है। मतलब चर राशि में ग्रह बैठा हो तो वो पार्श्ववर्ती स्थिर राशि को छोड़ के और बाकी सब स्थिर राशि को देखेगा। चर राशि और स्थिर राशि में ग्रह बैठा है तो पार्श्व चर राशि को छोड़कर और बाकी सब चर राशि को देखेगा, और दिशोहाम में बैठा है तो खुद को छोड़कर और बाकी सभी भावों को देखेगा। क्लियर विषय? किसी को कोई प्रसंग व कोई प्रश्न व कोई जिज्ञासा? हाँ। चतुर्थ भाव में यदि ग्रह बैठे हो और अगला योग बन रहा है, उसका बाधक, अगला बाधक होगा दसम स्थान में। 12वां घर उसका बाधक नहीं बन सकता है। तभी कोई विचार केवल राहु केतु के लिए विचार कर सकते हैं। यदि ये 12वें में केतु बैठा है व राहु बैठा है, वो अर्गला योग बना रहा है और द्वितीय में ग्रह नहीं है तो वो अर्गला बाधक नहीं हो रहा है, तभी वहां राहु केतु के द्वारा अर्गला योग बन सकते हैं। लेकिन यदि द्वादश स्थान में कोई ग्रह बैठा हुआ है, द्वितीय में नहीं बैठा है, तभी वहां अर्गला योग ही सृष्टि नहीं हो रहा है। अर्गला योग सृष्टि नहीं हो रहा है तो उसका बाधक से क्या मतलब है हम लोगों को? बाधक से कोई मतलब नहीं है। और गला योग का फल क्या है ना? नित्य सुख, धन समृद्धि प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति। जितना अधिक अर्गला योग बनेगा उतना अधिक लाभ है। मैं जैसे कल की कुंडली में बना रहा था, चतुर्थ भाव में ग्रह बैठे हैं, द्वितीय में भी ग्रह बैठे हैं, एकादश में भी ग्रह बैठा है और तृतीय स्थान में राहु बैठा हुआ है। तो वहां सभी ग्रहों से अर्गला योग बन रहा है और किसी ग्रह, कोई ग्रह बाधक भी नहीं बन पा रहे हैं। तभी अधिक से अधिक, यदि जितना अधिक अर्गला योग होगा उतना क्या होगा?
अधिक धन संपत्ति वृद्धि होगी, अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। इसमें किसी को कोई संदेह, डाउट नहीं है? चलिए, आप लोग एक जन्म, हाँ हाँ, तभी वहां अर्गला योग बनेगा। तो केतु उसके बाधक स्थान में बैठा है। केतु यदि बाधक स्थान में बैठा है, केतु से तो अर्गला योग नहीं बन रहा है, क्योंकि केतु का अर्गला योग कहाँ बनता है ना, तृतीय भाव में। एकादश स्थान में तो अर्गला योग नहीं बनाता है ना केतु। केतु को डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम लोग। और किसको ग्रहण करेंगे वहां? चंद्रमा को ग्रहण करेंगे। चंद्रमा एकादश स्थान में बैठने के कारण अर्गला योग बन रहा है, तो उसका कोई कोई रोल नहीं रहेगा ना। केवल चंद्रमा से हम लोग अर्गला योग का फलादेश करेंगे। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, यदि वो क्षीण चंद्रमा नहीं हो, पापी चंद्रमा नहीं हो, तभी शुभ चंद्रमा से क्या कहते हैं ना, यदि अर्गला योग शुभ ग्रहों के द्वारा बन रहा है, शुभ अर्गले धन समृद्धि ही अधिक। यदि शुभ ग्रहों के अर्गला योग बन रहा है, वहां धन समृद्धि होगा। पाप अर्गला शुभ फलप्रद है, वृद्धिकारक है, लेकिन पापक ग्रहों की अपेक्षा शुभ ग्रहों के द्वारा यदि अर्गला योग बन रहा है, तभी उसका अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा ना। वही है। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आप लोग ज्वाइन ना करें, कक्षा के प्रारंभ में ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद है। कल शायद इंटरनेट ठीक हो जाएगी। इंटरनेट ठीक हो जाएगी तो हम लोग डायरेक्ट लाइव में क्लास में लेंगे, और वीडियो अपलोड हो जाएगा। जिसको समस्या है, कुछ मैसेज किए हैं, आप कृपया सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं, वो जो गूगल फॉर्म है उसको मत भरिए अभी। और गूगल फॉर्म को ना भरे, और राम प्रसाद त्रिपाठी जो फोन पे है, उस फोन पे में आप लोग पैसा नहीं डाले। यदि आपको कोर्स में ज्वाइन करना है, तभी क्या करें ना, आप सीधा प्रज्ञा भारतम जो लाइव क्लास है उससे वीडियो देखें। और प्रज्ञा भारतम का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम पी भारतम हो गया है। पी कैपिटल है, और भारतम BHARA TAM, BHARATAM, भारतम, ये हो गया है पी भारतम। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। मैं लिंक भी दे देता हूँ, लिंक भी व्हाट्सएप में भेजा गया है, उस लिंक में क्लिक करके भी आप कर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए।